हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग मजे से होंगे और पूरी तरह तैयारी पे जुटे होंगे। चलिए आज आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी की बेस्ट क्लास और डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। और इन सारे क्वेश्चंस में ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एक बार शुरू करते हैं फिर से। विजय ग्लोबल स्टडीज में आप सबका स्वागत है, जो कि तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है। और इसका अपना व्हाट्सएप चैनल है जिसका नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 9721878903 7905790742। ये इसके व्हाट्सएप चैनल से आप ग्रुप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों चैनल से जुड़ने पे आपको फायदा क्या होगा? आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए आप इसको ज्वाइन करिए और जुड़ने का आनंद लीजिए। चलते हैं ऐसे ही। ये हमारा विजय ग्लोबल स्टडीज का ऐप है जो डेवलप हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो भी चीजें ऑनलाइन कंटेंट है वो सब अपने ऐप पे उसको ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद। ये अभी आपको बताया गया मेरा व्हाट्सएप चैनल है और इसके साथ ही आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बैलगाड़ी में समास है। यूपीपी की परीक्षा के लिए, लेखपाल की परीक्षा के लिए और इसी के साथ साथ होमगार्ड की परीक्षा के लिए सब में समान रूप से उपयोगी है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, डिस्कस करते जाइए, पेन पेपर लेकर के फौरी तौर पे उसको लिखते जाइए, ठीक है। इससे आपको माइंड में वो रिकॉल होगा और जब फिर से एक बार आप देखेंगे तो पूरा वाक्य आपके दिमाग में आ जाएगा। मेमोराइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बैलगाड़ी में समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो देखिए बैलगाड़ी मतलब इसको आप कह सकते हैं बैल की गाड़ी। बैल की गाड़ी तो दो पद हो गए, एक बैल हो गया, एक गाड़ी हो गया। अब दोनों के बीच का जो संबंध कारक है की का लोप हुआ है ना। तो ऐसी जगह पे जहां पे दो पदों के बीच के संबंध कारक का लोप होता है वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इस हिसाब से बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? जहां पे दो पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है वहां पे द्विगु समास होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है? 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, सच्चे यादव। आपको बताना है। तो देखिए 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी हैं और ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये लगातार साहित्य के क्षेत्र में जो बेहतर उपलब्धियां करते हैं उनको ये व्यास पुरस्कार दिया जाता है और व्यास पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परि उपसर्ग के साथ कौन सा शब्द जोड़े? परि के साथ कौन सा शब्द जोड़े कि जिसका अर्थ त्याग हो जाए, ठीक है। यहां क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। परि के साथ ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़े, परि उपसर्ग के साथ कौन सा शब्द जोड़े कि त्याग, जिसका अर्थ त्याग हो जाए। हार जोड़े या ताप जोड़े या तोफ जोड़े या जल जोड़े। तो देखिए जब परि के साथ हार जुड़ता है, परि उपसर्ग के साथ हार जुड़ता है, ये परिहार बनता है और परिहार का मतलब क्या होता है? त्याग होता है। परिहार का मतलब क्या होता है? त्याग होता है। तो ये आपका इसका विकल्प ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द है।
देखिए कौटिल्य शब्द किससे बना है? कौटिल्य जो है कुटिलता से बना है, ठीक है, कुटिलता से बना है ना। और कुटिलता से बना हुआ शब्द कौटिल्य है। और ये आपका आर्जव, आर्जव का मतलब होता है सरलता। तो आप समझ सकते हैं कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य का विलोम आर्जव होगा, ठीक है। आक्रोश का मतलब क्रोध होता है, और मधुरता का मतलब मिठास होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है, आपको हमेशा बताया गया है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप उपसर्ग के लिए जान ले, उपसर्ग को हमेशा प्रीफिक्स समझे। प्रीफिक्स मतलब कि शब्द के पहले, और प्रत्यय का मतलब क्या होता है? शब्द के बाद, सफिक्स, ठीक है। तो प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग है बहुत ही सिंपल है, आप बताने का प्रयास करिए तो आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए इसमें जो है ये प्रति शब्द जो है वो उपसर्ग है ना। परा इसमें कहीं है ही नहीं है। देखिए प्र से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परि भी नहीं है ना। तो ये इसमें जो सही है वो क्या है? प्रति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तिलक शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, संकर, तद्भव और देशज। बताइए तिलक, तिलक तत्सम है या तद्भव है या संकर है या देशज है? आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से ठीक ठीक वैसे ही उठा लिए जाते हैं संस्कृत शब्दों से, उनको तिलक, सॉरी, उनको जो है तत्सम कहते हैं। तो उसमें जो ये तिलक है ये तत्सम शब्द है ना। और तिलक का जो तद्भव होगा वो टीका, तिलक का मतलब होता है टीका, तो ये इसका तद्भव है ना। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वो देशी है। सॉरी, तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत के विकृत शब्द जो है, संस्कृत से विकृत होके जो बने हैं हिंदी के शब्द, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तिलक तद्भव तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो टीका है ना। और देशज मतलब जो गांव की बोलचाल की भाषा से प्रयुक्त पैदा हुए हैं, बट उनका कहीं पे कोई हिस्टोरिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐतिहासिक उसका प्रमाण नहीं है कि ये शब्द का चलन कहां से हुआ, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द, स्वच्छ। देखिए आपको नीरज बताया गया था पहले भी, जब शब्द के अंत में ज आए तो मतलब पैदा करने वाला, और द आए तो देने वाला। पर्यायवाची के शब्द में आपको बताया गया था, जैसे नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, ये सब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बादल हो गया। नीरज, तोयज, तोयज, अंबुज, वारिज, है ना। ये सब क्या हो गए? ये सब कमल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। और जब ऐसे लिखेंगे नीरद, तोयद, अंबुद, बारिद, तो ये बादल के पर्यायवाची हो गए, है ना। पंकिल, गंदा,
मटमैला, ये किसका हो गया? गंदा का। और निर्मल जो है, निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, साफ, है ना? ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वें छंद है। 12वें छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक। तो देखिए जो 12वें छंद है ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, ये अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, इसमें पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्रा होती है ना? इसको 12वें छंद बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? विशेषण किसको बोलते हैं पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी विषय में विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए पहला क्या है? ये भी विशेषण है लेकिन क्रमवाचक। कौन है? क्रमवाचक। जैसे पहला लड़का, दूसरा लड़का, पांचवा लड़का, पहली पंक्ति, सातवीं पंक्ति, तो क्या है? ये क्रम बता रहा है, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। अब जैसे मीठा है, तीखा है, तो क्या है? ये गुणवाचक है ना, तो इसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे तेज है, तेज क्या है? तेज, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया है। अब क्रिया की जो विशेषता बता रहा है तेज, तो तेज क्या है? तेज क्रिया विशेषण है ना? जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो इसमें दौड़ना क्रिया हो गई। क्रिया के बारे में बताने वाला शब्द जो तेज है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहां पे तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। जैसे ट्रेन बहुत धीमे जा रही है तो इसमें धीमे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और बुद्धिमान क्या है? ये किसी व्यक्ति के गुण बता रहा है ना? बुद्धिमान होना गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख दर्शन में कौन सा समास है? अब देखिए पहला अगर क्वेश्चन आपको याद होगा तो उसी के जैसा है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? याद आया? एकदम ठीक ठीक वही चीज है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? देखिए हमने क्या किया था, बैल की गाड़ी, दोनों पदों के बीच का जो जोड़ने वाला पद है की, है ना, इसका लोप हुआ था और इसके नाते ये तत्पुरुष समास हुआ था। ठीक उसी तरह जब मुख दर्शन देखेंगे तो मुख का दर्शन, दोनों पदों को जोड़ने वाला पद का लोप है, इसलिए यहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? फांका मारना, संपन्नता की स्थिति, मस्त रहना, अलगाव की स्थिति। देखिए अब जितने कनौजिया है उससे एक चूल्हा ज्यादा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल चलने की स्थिति नहीं है ना? सभी लोग अलग होना चाहते हैं, तो ये हो गया अलगाव की स्थिति, है ना? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? अलगाव की स्थिति है ना? जैसे कश्मीर में 8 कनौजिया 9 चूल्हे की स्थिति बन गई है। क्यों? कि विघटनकारी ताकतें वहां लगातार काम कर रही हैं और वहां के सारे लोग अलगाववाद के मूड में हैं, है ना? तो वहां पे ये लोकोक्ति लागू होगी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। री ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? री ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, घोष वर्ण, ह्रस्व स्वर। तो जो री है, री जो है ह्रस्व स्वर में आता है। क्यों? कि इसको उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में कम समय लगता है उनको जो है ह्रस्व स्वर बोलते हैं, है ना। और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है और स्वर तंत्रियां ज्यादा एक्टिव होती हैं, ज्यादा कंपन करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है। तो री ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है? ह्रस्व स्वर में। घोष वर्ण कौन है? घोष वर्ण वही है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां ज्यादा कंपन करती हैं, उनको घोष वर्ण बोलते हैं। ओष्ठ्य वर्ण किसको बोलते हैं? जिनको बोलने में होंठ खुला रहता है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में होंठ खुला हो उसको ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे, है ना। फिर संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण में जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, है ना। ये त्र में क्या है? त है, र है। श में क्या है? क है, स है ना। ज्ञ में क्या है? ग है, य है, और उसके साथ में सब में अ है ना। तो ये आपके क्या हुआ? संयुक्त वर्ण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाड़ी, गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। गाड़ी गहरी नहीं होगा, गलती हो गया। गाड़ी निकली ये भी नहीं होगा। देखिए फिर उसके बाद गाड़ी यान, हाँ ये हो सकता है, गाड़ी यान। और गाढ़ी गहरी, है ना। तो ये शब्द सही है आपका। जो शब्द युग्म है गाड़ी गाढ़ी के लिए यान और गहरी, ये दोनों शब्द जो है सही शब्द युग्म है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सहचर, पंचमर, निशाकर। देखिए निशाकर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं, है ना। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। ठीक है। अब बचता है मधुकर। मधुकर और भ्रमर। आली, मधुकर, मधुप, ये सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। भ्रमर, भंवरा, है ना। तो भ्रमर शब्द का जो पर्यायवाची है इसमें क्या है? मधुकर है। क्या है? मधुकर है। राग दर्शन उपन्यास। राग दर्शन उपन्यास किसकी रचना है? बताइए आप लोग। राग दर्शन उपन्यास किसकी रचना है? राग दर्शन उपन्यास ये जैनेन्द्र जी की रचना है, जो कि प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? बताइए। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के, वचन के और कारक के अनुसार होता है तब क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तवाच्य होगा, है ना। देखिए कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है,
और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है ना, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, अब कर्तवाच्य में बता ही दिया कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होगा तो वहां पे कर्तवाच्य होगा। निम्न में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? निम्न में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाणवाचक। बताइए, बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग। अव्यय का भेद नहीं है, क्या नहीं है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या लिख रहा है? ये सही है। राहुल क्या जा रहा है? ये गलत है। राहुल क्या सोच रहा है? ये भी सही है। राहुल क्या कर रहा है? ये भी सही है। और हमने पूछा क्या है? क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो क्रम की दृष्टि से राहुल क्या जा रहा है ये शुद्ध है। ये इसका शुद्ध क्या होगा? क्या राहुल जा रहा है? इसका शुद्ध होगा क्या राहुल जा रहा है ना? तो ये जो है इसमें अशुद्ध है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? देखिए, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, जानते ही होंगे। पत्र का मतलब होता है पत्ता, जानते ही होंगे। पत्ता मतलब पत्ता का जो तत्सम है वो पत्र है, ठीक है। और पत्र का मतलब होता है कागज, आप जानते ही है ना। तो जो नहीं मतलब है वो क्या है? पत्र का मतलब पुष्प नहीं होता, और पुष्प का मतलब होता क्या है? तो पुष्प का मतलब फूल होता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा अर्था अलंकार है? आप लोग को पढ़ाया जाएगा सारी चीजें, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। तो जैसे जहां पे अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। तो इसमें देखिए, ये अनुप्रास, श्लेष और उपमा ये सब शब्द अलंकार है, क्योंकि शब्द की वजह से, शब्द प्रयोग की वजह से काव्य में शोभा बढ़ती है, काव्य का अर्थ में चमत्कारिक परिवर्तन होता है, इसलिए इनको शब्द अलंकार कहा जाता है। और रूपक अलंकार क्या है? वो अर्थ अलंकार है, जहां पे अर्थ की वजह से उस काव्य में, उस लाइन में शोभा बढ़ जाए। जैसे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पे क्या है कि जो भगवान का चरण है, ईश्वर का चरण है, उसकी तुलना कमल से एकदम ऐसे की गई है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। मान लिया गया है कि भगवान का जो चरण है वो कमलवत है, एकदम कमल ही है, उसकी हम वंदना करते हैं, मतलब भगवान के चरण रूपी कमल की हम वंदना करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के चरण को कमल के जैसा ही मान लिया गया है ना। तो ये क्या हुआ? ये रूपक अलंकार हुआ, है ना। मतलब उपमेय और उपमान में
इतनी सटीक कल्पना की जाती है कि कोई अंतर ही नहीं रह जाता। चरण क्या है? चरण उपमेय है जिसकी उपमा की गई है, और कमल क्या है? उपमान है ना, कमल से इसकी तुलना की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? देखिए, घोष वर्ण में बता दिया गया कि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां ज्यादा एक्टिव होती हैं उनको घोष वर्ण बोलते हैं, है ना। तो यहां पे घोष वर्ण क्या होगा बताइए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, और हर वर्ग में तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है घोष वर्ण होते हैं। इसमें आप देख लीजिए कौन तीसरा आता है ना। तो ये देखिए ज जो है ये तीसरा है, तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का? च वर्ग का। तो ये इसलिए घोष वर्ण है। क्यों? आपको बताया गया पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग के जो होते हैं वर्ण वो घोष वर्ण होते हैं। तो च छ ज जो है क्या है? घोष वर्ण है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। छत से ईंट गिरी। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या हुआ? तो पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही छत से ईंट गिर रही है तो छत से ईंट का अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जहां पे अलगाव की स्थिति आती है वहां पे अपादान कारक होता है ना। तो यहाँ पे आप अपादान कारक लिखेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी के कथाकार, देखिए ये तो आपको फैक्चुअल है, आपको ऐसे ही जानना होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक मुलाकात कहानी जो है ये उषा राज की लिखी कहानी है। किसकी लिखी कहानी है? उषा राज की लिखी कहानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर के नाम किस लिंग में होते हैं? एक्सेप्शनल चीजों को छोड़ दें तो जेनरली वर्ण जो है वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग ये सब क्या होता है? नपुंसक लिंग सब आप जानते ही होंगे। पुल्लिंग का मतलब होता है जहां पे पुरुषवाचक का बोध हो वहां पे पुल्लिंग होता है, जहां पे स्त्री वाचक का बोध हो वहां पे स्त्रीलिंग होता है ना। और जहां पे इन दोनों का ना हो वहां पे नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही मुहावरा बनाइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करने के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा? मखमली जूते मारना, पानी पानी होना, ठेंगा जाना या दुर्गति करना। देखिए मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका जो सही मुहावरा है वो है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर वो छींटाकशी करेगा, आपको लज्जित करेगा, लेकिन बहुत सामान्य स्थिति में, क्रोध में नहीं, भाषा में संयम होगा। ठीक है, लेकिन बाणी जो है वो बाणी तलवार के जैसी होगी। अगर आपको थोड़ा भी साहित्य का ज्ञान है
तो जब आप बातों से किसी को लज्जित करते हैं तो उसको बोलते हैं कि मखमली जूते मारना। जैसे जूते मारने पे चोट लगती है, लेकिन मखमल का जूता मारेंगे तो वो थोड़ा मुलायम होगा, उससे चोट नहीं लगेगी, है ना। मखमल मुलायम होता है इसलिए। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? ऐसा कौन सी लोकोक्ति है जिसका इस्तेमाल मिथ्या आडंबर में होता है? बताइए। जैसे मिथ्या आडंबर कोई दिखा रहा है तो उसके लिए उस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ढाक के 3 पात। देखिए अब ये क्या है, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये जो है ना ये मिथ्या आडंबर से जुड़ी हुई लोकोक्ति है, तो यही सही होगा। ठीक है। अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनाज शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? सस्य है, रूप है, चाह है, सलिल है। बताइए। ये सस्य, सस्य का मतलब क्या होता है? अनाज। ठीक है। रूप से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाह से कोई लेना देना नहीं है। सलिल का मतलब होता है पानी, जल, तूय, अम्ब। ठीक है। अब इस ढंग से कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब देखिए आपको बताया गया उपसर्ग क्या होता है? प्रीफिक्स पहले आता है, और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ में चेंजेस करते हैं। तो यहां पे क्या है? देखिए कहावत में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह आवत प्रत्यय है। कह धन आवत, कह धन आवत। इसमें आवत क्या है? ये प्रत्यय है ना। तो अब देखिए इसमें ये आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है क्या? विस्मय। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। जहां पे हर्ष, शोक, घृणा ये सारी चीजें से जुड़ा कहीं होता है तो उसके मूल में क्या होता है? अद्भुत चीज होती है ना। तो उसकी वजह से ये विस्मय, इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। ठीक है। इसी के साथ ही आज की हिंदी की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको पूरी हमारी क्लास कैसी लगी देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा, और बताने के बाद कमेंट भी करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करिएगा। इसके साथ ही रेगुलर क्लास पे बने रहिएगा। हम आप पे फिर ऐसे ही रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपकी सारी क्लासेस मतलब स्टैटिक जीके जीएस और इसके साथ हिंदी और मैथ, ये सारी चीजें आपकी अब रेगुलर बेस पे चलने वाली। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।